हेलो डियर, मैं भूतेश आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम करता हूं। तो भाई काफ़ी स्टूडेंट्स को ये जो मॉक टेस्ट हैं काफ़ी हेल्पफुल लग रहे हैं, तो इसीलिए इस सरनी को कंटिन्यू करते हुए मैं आपके लिए अगला मॉक लेकर आया हूं। तो ये भी अगर आपके एग्ज़ाम में अगर ये शिफ्ट भी आएगी तो एक टफ शिफ्ट कंसिडर होएगी। ठीक है। टफ शिफ्ट का मतलब ये नहीं कि सारे क्वेश्चन टफ, एक आधे क्वेश्चन टफ होंगे हैं, बट जो क्वेश्चन पेपर का कॉम्पोजिशन है उसमें मॉडरेट क्वेश्चंस की संख्या थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, तो वो टफ हो जाती है। ठीक है। तो पेन नोटबुक लेकर आ जाओ। और अगर मान लो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं निकलता है तो अपने डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना है। ये जो चीज़ें हैं ये आपको मदद करेंगी एग्जाम के अंदर, ये जो सीख रहे हैं। ठीक है। कोई चीज़ नहीं निकली तो कुल मिलाकर ये कोई क्वेश्चन आपसे नहीं निकले तो यानी कि एक कमी पकड़ी गई, तो एग्जाम में जाने से पहले वो कमी दूर हो इस ऐसे इसको लो। ठीक है। तो यहाँ पर हम जो प्रैक्टिस करेंगे, किस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे, आप ये सोचेंगे कि सिंपली आपने ये करना है कि क्वेश्चन को रीड करना है आपने। इस चीज़ की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्वेश्चन को कामली पढ़ना है, समझना है। उसके बाद फास्ट एक डिसीजन लेना है कि अगर आपको ये लग जाए कि ये क्वेश्चन तो मैं भी कर सकता हूँ, मुझे पता है कैसे करना है, उसको अभी कर दो। कि पता नहीं यार ये क्वेश्चन कैसा है, स्किप कर दो। या फिर अगर आपको ये लगे कि भाई ये क्वेश्चन मैं कर तो सकता हूँ बट अभी नहीं करना चाह रहा, आप अनकंफर्टेबल हो उस क्वेश्चन को करने में, ज़्यादा बड़ी स्टेटमेंट है या फिर थोड़ी कंफ्यूजिंग चीज़ लग रही है या फिर कैलकुलेटिव लग रहा है, टाइम टेकिंग दिख रहा है, किसी भी कारण है, अगर वो ना तो इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है कि मैं कंप्लीटली अनअवेयर हूँ इस क्वेश्चन से, और ना आप उसको अभी करना चाह रहे हैं, तो मार्क एंड स्किप कर दो। ठीक है। तो ये क्या होएगा, अलग अलग कलर कोडिंग हो जाएगी आपके एग्जाम के अंदर इन क्वेश्चंस की। तो बाद में आप क्या करोगे, जब आप उन सारे क्वेश्चंस को कर लोगे एक राउंड में जिनको आप अभी कर रहे हो, तो उसके बाद इनको आप एक बार जाकर देख सकते हैं स्किप वालों से पहले। अलग अलग रंग के हो जाते हैं तो साइड में रंग आता है आपके एग्जाम में, तो वहां पर जाकर। ठीक, क्लियर है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं फिर। तो इस मॉक का सॉल्यूशन भी मैं फास्ट ही देने की सोचूंगा आपको। ठीक, तेज स्पीड में करेंगे ताकि, बिकॉज मॉक्स जो हैं, मॉक की जो डिस्कशन है वो उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने सिलेबस को अच्छे से कर लिया है कवर, रिवाइज भी कर लिया है, प्रैक्टिस भी कर लिया है। ठीक है। तो ताकि कम से कम टाइम लगे। चलिए जी देखिए। ए ग्रुप ऑफ मैन डिसाइडेड टू डू ए जॉब इन 13 days। 13 दिनों में कुछ लोगों ने काम करने का सोचा, बट नो मैन डेली काम को छोड़ के चले गए। ठीक है। रोज 9 आदमी आज छोड़ के चले गए, कल 9 और छोड़ के चले गए, परसों 9 और छोड़ के चले गए। इस कारण 16 दिनों में काम हुआ। तो आप ये मान लो कि भाई सपोज पहले दिन एक्स आदमी काम में लगे हुए थे। ठीक। एक्स आदमी नॉर्मली उस काम को करने में लगे हुए थे, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ कि पहले एक्स आदमी ने काम किया पहले एक दिन, लेकिन फिर x-9 ने किया, 9 आदमी छोड़कर चले गए, फिर 9 और छोड़कर चले गए, फिर x-18 लोगों ने काम किया। ठीक। एक आदमी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, हम ये ज्यूम करते हैं। पहले दिन x यूनिट काम हुआ, फिर x-9 यूनिट काम हुआ, फिर x-18 यूनिट काम हुआ, एंड सो ऑन। मुझे बताओ कितने दिन लगे टोटल, 16 दिन लगे। तो यहां पर होएगा x-9 × 15, क्योंकि ये एक x भी है। 9 × 16 मत कर देना, यहां से 9 का मल्टीपल स्टार्ट हुआ है। 9 × 1, 9 × 2, 9 × 3, 9 × 15, टोटल ये 16 दिन हुए। तो इतने यूनिट काम हुआ, फिर इतने यूनिट, फिर इतने यूनिट, एंड वाले दिन इतने यूनिट। तो ये सारा काम किसके बराबर है, जितना भी टोटल काम था उसके बराबर। ठीक है। अगर x बंदे लगे रहते तो कितने दिनों में करते काम को, 13 दिनों में। तो काम कितने यूनिट है, 13x, मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ, मैन इन 2 days। और काम इन सबको जोड़ के ही मैं बोल सकता हूँ टोटल वर्क है इतने यूनिट। तो इनको इक्वेट कर देते हैं दोस्त। यहाँ पर कितने x हैं, 16x है, ऐसे ऐसे 16 दिन है। ओके जनाब। माइनस ये जो नेगेटिव वाले हैं, अगर मैं इन सब में से 9 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, अगर मैं 9 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, ऐसे ही यहाँ पर 15। तो ये हो जाएगा, अगर मैंने -9 कॉमन ले लिया तो 1 + 2 + 3 + 4 15 तक, सम ऑफ 15 नेचुरल नंबर्स, वो होएगा n × n + 1/2। इस तरह के क्वेश्चन आजकल काफ़ी आ रहे हैं। ठीक है, करें अब।
अगर मैं 16x को उधर लेकर चला जाऊं तो ये हो जाएगा जी -3x नेगेटिव का। अब माइनस से मैंने माइनस काट दिया, 3 से मैंने ये काट दिया 5 पर, और 2 से मैंने ये काट दिया 8 पर। ठीक है, तो 8 पंजे 40 इंटू 9 360, x की वैल्यू हो गई है जी 360। यही पूछा है एग्जामिनर ने। प्रारंभ में समूह में कितने पुरुष थे। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। When two circles of radii r1 and r2 have their centers at a distance of d, अगर दो सर्कल हैं, इनके रेडियस हैं r1 r2, ठीक है, और इनके सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू d, इसका रेडियस वी हैव r1, इसका रेडियस वी हैव r2, देन द लेंथ ऑफ कॉमन ट्रांसवर्स टेंजेंट, उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की लंबाई। तो भाई सीधी सी बात है, अगर डायरेक्ट टेंजेंट की बात करता है तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, अगर वो ट्रांसवर्स टेंजेंट की बात करता है तो भी हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। हमेशा इस राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज होता है वो होता है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, और एक जो साइड होती है वो होती है टेंजेंट। यहाँ पर डायरेक्ट टेंजेंट हो गया, यहाँ पर ट्रांसवर्स टेंजेंट हो गया। डायरेक्ट टेंजेंट डी फॉर डायरेक्ट, डी फॉर डिफरेंस, तो यहाँ पर एक साइड हो जाएगी r1 माइनस r2 रेडियस का डिफरेंस, और यहाँ पर जो साइड हो जाएगी वो हो जाएगी r1 प्लस r2। ठीक है, दोनों में यही बनेगा। तो अगर वो डायरेक्ट टेंजेंट के बारे में पूछता तो उसने गिवन क्या क्या है, उसने ये दिया है और वही रेडियस दी है, तो मैं डायरेक्टली लिखता बिकॉज ये हाइपोटेन्यूज है, मैं लिखता अंडर रूट, मेरे दिमाग में ट्रायंगल होती, मैंने फॉर्मूला नहीं रट रखा, बट मैं लिख सकता हूँ कि भैया हाइपोटेन्यूज में से इनके डिफरेंस का स्क्वायर घटा देंगे। ट्रांसवर्स टेंजेंट की बात कर रहा तो हाइपोटेन्यूज तो हमेशा डिस्टेंस बिटवीन सेंटर होता है, उसमें से ट्रांसवर्स की बात कर रहा है सम ऑफ रेडियस है, तो अच्छा जी, तो इनका सम घटा देंगे। ठीक है, सो दैट वुड बी ये वाला। ठीक है, और आजकल एक और चीज़ के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं कि अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, मामला टची हो रहा है, तो यहाँ पर जो डायरेक्ट टेंजेंट है इसकी लंबाई, मान लो इसका जो रेडियस है दैट इज r1 और इसका जो रेडियस है दैट इज r2, तो यहाँ पर जो डायरेक्ट टेंजेंट है उसकी लंबाई हो जाएगी भैया, ट्रांसवर्स टेंजेंट तो यहाँ पर खींच नहीं सकता, 2 अंडर रूट r1 r2 डायरेक्ट। आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक, ठीक है, आजकल काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं इस पे, आगे बढ़ते हैं। इन ए डिवीजन सम द डिवाइजर इज 13 टाइम्स द क्वोशेंट। ठीक है, भैया जो डिवाइजर है, जो डिवाइड करता है, वो क्वोशेंट का 13 गुना है। ठीक है, एंड 6 टाइम्स द रिमाइंडर, और रिमाइंडर का 6 गुना है। यही वैल्यू जो है, रिमाइंडर होता है यहाँ पर, इसका 6 गुना है, इसका 13 गुना है, तो ये कोई ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जिसके अंदर 13 भी हो 6 भी हो। 13 6 78, 78 दे दिया मैंने, तो ये इसका 13 गुना है, तो इसको 13 से भाग करूँगा तो 6 का 13 गुना हो गया, और इसका 6 गुना है, इसको 6 से भाग करूँगा तो 13। तो ये मैंने एक अलग से कंडीशन डेवलप कर ली, जैसी वो बता रहा था वैसी। एक्चुअल में क्या होगा, एक्चुअल में 78x 6x 13x ऐसे आपको मानना पड़ेगा। ऐसे मान लोगे तो ही फायदा होगा इन क्वेश्चन में। एक आधी बार इस क्वेश्चन में आपको पता लगेगा क्यों। देन द डिविडेंड इज, इन्होंने क्या बताया है, रिमाइंडर है जी 39। अगर रिमाइंडर 39 है तो यहाँ से आपको क्या पता चल गया, दिस इज इक्वल टू 39, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3। ठीक है, डिविडेंड कई बार बच्चे क्या करते हैं, 78 6 और 13 मान लेंगे, और उसके बाद वो ये बोलेंगे एक यूनिट की वैल्यू 3 है। अच्छा, फिर इसकी वैल्यू कैसे आती है, इसकी वैल्यू आती है दिस इंटू दिस प्लस दिस, ऐसे कर देंगे। ठीक है, और उसको 3 गुना करने की कोशिश करेंगे, बट उसमें गलती है। क्या, 78 इंटू 6 प्लस 13 करोगे, एक्चुअल में 78 इंटू एक्स 6 इंटू एक्स, 2 बार एक्स आ रहा है यहाँ पर। देखो ये मामला क्या बन रहा है एक्चुअल में, यहाँ पर 2 बार 3 आ रहा है, यहाँ पर 1 बार, तो इस बात का खास ख्याल रखना भैया। क्लियर है, अब तो मैं कर ही देता हूँ। एक्स की वैल्यू 3 मिल गई है, तो यहाँ पर गुणा में 9 होएगा, यहाँ पर गुणा में 3 होएगा भाई। 6 8 48, 4 6 7 42 और 4 46, 9 8 72, 7 9 6 54 और 7 61, 6 9 6 36 और 6
+39, 9 और 2 11, यूनिट डिजिट 1 मैं पहले ही देख लेता तो फायदे में रहता है ना। अगर मैं पहले ही यूनिट डिजिट देख लेता तो फायदे में रहता। आगे बढ़ते हैं, ये बताओ A metallic cube has each of its side of length 12 centimeter. If it is melted and recast into 3 small cubes, out of these cubes, 2 have their sides 6 and 8 centimeter respectively. Then the length of each side of third cube. एक क्यूब को पिघलाकर 3 क्यूब बना दिए, तो यानी कि सबका वॉल्यूम बराबर होगा। यानी कि मैं ऐसे करूँगा कि 12 का क्यूब इज इक्वल टू 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस जो अगला जो क्यूब है उसकी साइड मैंने x मान ली, x का क्यूब, और x की वैल्यू आप निकाल लोगे। और मैंने आपको एक बात बताई थी क्या, कि बार बार ऐसा होता है कि 3 4 5, ये एक सबसे बेसिक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, याद करने की टेक्निक बना रहा हूँ। अगर 3 इस साइड के क्यूब को पिघलाकर बनाएंगे तो उस क्यूब की साइड होगी 6। अगर 3 क्यूब्स की साइड 3 4 5 है, उनको पिघलाकर एक क्यूब बनाएंगे तो उसकी साइड होगी 6। अगर 3 सफियर की साइड रेडियस 3 4 5 है, उसको पिघलाकर बड़ा सफियर बनाएंगे तो उसका रेडियस होगा 6। तो वो इन वैल्यूज़ को बार बार यूज़ करता है। देखो 6 का डबल, 3 का डबल, 4 का डबल, तो ये क्या होएगा, ये होएगा 5 का डबल 10। सिंपली विदाउट सॉल्विंग आप कर सकते हैं, और वो बार बार यूज़ कर रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। रटवाने को मैं आपको और भी कॉम्बिनेशन इसमें रटवा सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है कि और कॉम्बिनेशन नहीं है, बट वो उनको बार बार यूज़ नहीं कर रहा, तो फालतू की चीज़ें मैं रटवाने में विश्वास नहीं रखता। जब तक हमें रटने का फ़ायदा ना, मान लो आपको रटने का नुकसान ही हो जाए, फिर क्यों रटवाऊँ भाई। एक तो मेरा जोर लगे, आपका जोर लगे, ऊपर से नुकसान हो गया। ठीक है, आगे बढ़ूँ, बताओ। 2 points A and B are on the ground and on opposite sides of a tower। ठीक है जी, A is closer to foot of tower by 42 मीटर। ठीक है, 2 पॉइंट हैं, ये एक टावर है, A जो है वो 42 मीटर से क्लोज है। ठीक, सपोज हम इसको बोल देते हैं P और Q। तो कहना ये चाह रहा है एग्जामिनर कि जो QA है वो 42 कम है QB से, A 42 मीटर क्लोज है, उसको भी यूज़ कर लेंगे हम आगे। ठीक, क्या बताए रहे, तो एक का जो एंगल है, अब उसने टावर ए से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री, बी से 45 डिग्री, यहाँ से 60 डिग्री, यहाँ से 45 डिग्री। अगर वो इस चीज़ को नहीं भी बताता कि किससे 60 है किससे 45 है, तो भी क्वेश्चन हो सकता है। आपको पता होना चाहिए कि जब चीज़ पास होगी तो एंगल बड़ा बनेगा, एंगल बड़ा बनेगा। देखो जितना पास लेकर आओगे, तो कई बार बताता भी नहीं है, आपको खुद इतना पता होना चाहिए। देन द हाइट ऑफ द टावर, तो जो टावर की हाइट है वो किसके बराबर है, तो ठीक है जी, जो 60 डिग्री के सामने है उसको मैं √3 मान लूँ, ताकि जो 30 डिग्री के सामने है उसको मैं 1 यूनिट मान पाऊँ। इस ट्रायंगल में 45 45 90 है, 45 के सामने √3, तो यहाँ पर 45 के सामने √3। अब एग्जामिनर ने ये बताया है भैया कि जो टावर ए है वो टावर बी से 42 मीटर क्लोज है। इस तरह के क्वेश्चन में करना क्या है, आपको 42 यानी कि यहाँ पर x मान लो, यहाँ पर x - 42, ऐसे मानने की ज़रूरत नहीं है। जो भी उसने पूछा है, जो चीज़ें उसने इन्वॉल्व करी हैं, उनके रेशियो के वैल्यूज़ निकाल लो। फिर कोई एक चीज़ उसने गिवन है, देख लो इतने यूनिट की वैल्यू उसने ऐसे दी है। उसने बोला है कि टावर ए 42 मीटर क्लोज है, यानी कि √3 - 1, टावर बी का डिस्टेंस है √3, टावर ए का डिस्टेंस है 1, तो √3 - 1, ये इसकी वैल्यू भाई साहब ने बता दी 42 है। पूछ किसके लिए कि √3 की बता दो, अब निकाल दो, ऐसे करना होता है। ठीक है, तो √3 - 1 की वैल्यू ये है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 42 डिवाइडेड बाई √3 - 1, और √3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी ये। इसको अगर आप ऊपर भेजोगे तो ये हो जाएगा √3 + 1, और ये यहाँ पर छोड़कर जाएगा इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, यानी कि 2 से काट दे रहा हूँ मैं। कैसे दिया है, ये दिया है भाई ऐसे पॉइंट्स में, तो यानी कि √3 की वैल्यू यूज़ करनी पड़ेगी। √3 की वैल्यू ये होती है 1.732, √2 की वैल्यू होगी 1.414, √5 की वैल्यू होगी 2.236। पता होनी चाहिए, सारी रटी हुई होनी चाहिए। मैंने आपको √7 की नहीं बताई,
√11 की नहीं बताई, जो जरूरी है वही बता रहा हूँ, रटी हुई होनी चाहिए। देख तो भाई √3 को अंदर भेज रहा हूँ मैं, 21 √3 इंटू 3 प्लस √3, तो ये कर लेते हैं। इस √3 की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 1.73, 2 प्लेसेस तक ही यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो 3 और 1 4.73 गुणा में 21, यही है। तो यूनिट डिजिट से इसको हम नहीं करेंगे, क्या पता कितने तक कैलकुलेट करके उसने राउंड ऑफ कर रखा है। 21 थी 63, 6 21 आते 147 और 6 153, 21 के 84 और 15 99.33, तो दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ जाएं। ये लो आओ, तो इसको दो तरीके से करेंगे। हमें पावर 6 तक पहुंचना है, एक बार पावर को डबल कर दें फिर ट्रिपल कर दें, ठीक है, या फिर एक बार पावर को ट्रिपल कर दें फिर डबल कर दें। दोनों तरीके से हम पावर 6 तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। ऐसे केस में मैं ये सजेस्ट करूंगा आपको, ये वाला केस जाओ। क्यों? क्योंकि पहले नंबर छोटा है, क्यूब करने में आसानी रहेगी। पहले स्क्वायर कर दिया वो नंबर बड़ा हो जाएगा, क्यूब करने में दिक्कत होगी। स्क्वायरिंग इज इजी, तो पहले क्या करते हैं, हम इसकी पावर ट्रिपल करते हैं। तो अगर इसकी पावर ट्रिपल करोगे तो y³ - 1/3 इज इक्वल टू 4 का क्यूब, यानी कि 64 के अंदर हम जोड़ने वाले हैं क्या, 4 का 3 गुना 12, तो ये हो जाएगा जी 76। क्लियर? अब मैं इसकी पावर डबल करूंगा। अब ये नेगेटिव है, नेगेटिव से अगर मैं पावर डबल कर रहा हूं y6 + 1/y6, तो स्क्वायर करके 2 घटाना नहीं है भैया, स्क्वायर करके 2 जोड़ना है। तो इसका स्क्वायर कैसे करोगे, वही 6 × 6 = 36, 3 कैरी आ गया, 6 × 7 = 42 दूनी 84 और 3 = 87, 8 कैरी 7 × 7 = 49 और 8 इतना, प्लस में 2 दे देंगे, 5778 विल बी द आंसर। ठीक है, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, ये बेसिक है, आपको पता होना चाहिए, बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक है, इसलिए डायरेक्ट करवा दिया। आगे बढ़ जाएं, चलिए देखो। तो क्वेश्चन भले ही हम कर रहे हैं वीडियो फॉर्मेट में, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, बट आपने पॉज करके क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, मेरे बताने से पहले समझना है उसको, और उसके बाद डिसाइड करना है कि हाँ इसको मैं अभी करूँगा या इसको मैं बाद में करूँगा। फिर आपने डिसाइड कर लिया, लेकिन ये वीडियो है आप स्किप नहीं कर सकते, फिर एनीवे कर डालो, लेकिन उस चीज़ की प्रैक्टिस तो कर लो, डिसीजन मेकिंग की। ठीक है, द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द सेल्स ऑफ बुक्स इन थाउजेंड्स में बुक्स की सेल्स बताइए फ्रॉम 6 ब्रांचेज ऑफ ए पब्लिशिंग कंपनी। ठीक है, ये अलग अलग ब्रांचेज हैं। 2018 और 19 में सेल, 18 में 80,000 बुक बिकी, 19 में 1,05,000 बुक बिकी। ठीक है भाई, ऐसे बता रहे हैं। आगे देखते हैं, द सेल्स ऑफ 6th ब्रांच फॉर बोथ द ईयर, 6th ब्रांच की सेल दोनों सालों के लिए इज what % ऑफ द टोटल सेल्स ऑफ 3rd ब्रांच फॉर बोथ द ईयर्स। ठीक है, बहुत ही ईजी है, निकाल लेते हैं। 70 के ऊपर वाला 80, 150, तो जो 150 है वो कितने % है इसका, ये भैया 95 और ये है 110। 110 में से 5 छीन के 95 को दे दिया, ये 100 बन गया, वो 105, 205। ठीक, तो देखो परसेंटेज के अंदर हमें वैल्यू देखनी होती है 100 पर, यहाँ पर है 205 पर, तो क्यों ना मैं दोनों जगह आधा कर दूं। 105 को अगर आधा करोगे तो 200 का आधा 100, 5 का आधा 2.5, 2.5। तो अगर 102 नीचे है तो ये वैल्यू 75 है। अगर नीचे 100 होगा, नीचे वाली वैल्यू को थोड़ा सा कम कर दिया तो ये ऊपर वाली वैल्यू भी थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक है, तो 74 पॉइंट समथिंग, 75 से कम ही होगी। तो अब देखो जरूरी नहीं है 74 पॉइंट समथिंग होगी, यहाँ पर आप देख रहे हैं 73 पॉइंट समथिंग है, तो हमें एग्जैक्टली पता नहीं कितना असर पड़ेगा, बट हमें इतना पता है कि ये कम होएगी। तो ऑप्शंस के थ्रू, हाँ इतनी भी कम नहीं हो जाएगी कि 62, 68, 65, इतना भी हम श्योर हैं, ये भी हम तुक्का नहीं मार रहे हैं, है ना, इसके आसपास ही रहेगी। नीचे वाला थोड़ा सा कम हुआ है तो ये भी थोड़ा सा कम होएगा, 73 मान लो। तो आंसर इज ऑप्शन सी।
तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनको हम ऐसे कर सकते हैं रियल एग्जाम में, और डीआई में तो खासकर इस तरह के बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है भाई, तो मैंने सोचा ले लूँ एक क्वेश्चन। A policeman starts chasing a thief when he was already 600 मीटर ahead. If the policeman is running at a speed of 9, thief भाग रहा है 8 की स्पीड पे, then the thief would be caught at a distance of। तो देखो ये चोर है, ये पुलिस वाला है, दोनों ने भागना स्टार्ट किया, पुलिस और चोर के बीच में 600 मीटर का गैप है। अब ऐसे क्वेश्चन में सिंपली आपने ये देखना है कि चोर ने यहाँ से लेकर यहाँ तक की जर्नी कवर की है। सपोज चोर यहाँ पर पकड़ा गया, यहाँ पर दबोच लिया पुलिस ने, और पुलिस ने यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कवर की है। फिर ये सिंघम है, ऐसी बात नहीं है कि चोर को जाने देगा, दबोच ही लेगा, ठीक है। थोड़ी देर तो साथ में भागेगा ऐसे देखते हुए, फिर पकड़ेगा, बट वो भी काउंट हो रहा है कि पीछा कर रहा है उसमें, ठीक है, अंडरस्टूड। तो सेम ही टाइम में पुलिस वाला यहाँ से यहाँ गया, चोर यहाँ से यहाँ गया, तो सेम टाइम के अंदर जिसकी ज़्यादा स्पीड है वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा। तो जो भी स्पीड का रेशियो है वही इनके द्वारा ट्रैवल किए गए डिस्टेंस का रेशियो होगा। दोनों सेम टाइम ले रहे हैं, जो स्पीड का रेशियो होगा वही रेशियो डिस्टेंस का होगा। यानी कि पुलिस वाले ने 9 यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल किया है, चोर ने 8 यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल किया है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का गैप 1 यूनिट है, और 1 यूनिट की वैल्यू है भाई साहब 600। तो इस 8 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? अब कई बार वो ये पूछता है कि चोर कितना भागा पकड़े जाने से पहले, कई बार वो ये पूछ लेता है पुलिस वाला कितना भागा पकड़े जाने से पहले। अगर वो चोर की पूछेगा तो इसका 6 गुणा कर दोगे 4800 मीटर, और अगर पुलिस वाले की पूछेगा तो 5400 मीटर, ठीक है। क्या पूछा उसने? देन द थीफ वुड बी कोट एट ए डिस्टेंस ऑफ, तो थीफ कितनी दूर पकड़ा जाएगा उसने क्लियर नहीं किया, तो इनमें से एक देगा, वो एक दे दिया उसने। एक्चुअल क्वेश्चन है, एक आधी बार वो ऐसे भी छोड़ देता है, क्लियर नहीं किया, तो फिर ये नहीं है कि दोनों देगा, वो फिर एक ही देगा। घबराना नहीं है एग्जाम में, ध्यान से पढ़ना है, मैक्सिमम वो देगा, बट यहाँ पर पुलिस वाले के पर्सपेक्टिव से पूछा उसने। शॉपकीपर बोट सर्टेन नंबर ऑफ एप्पल्स फॉर 3600, कुछ एप्पल उसने 3600 में खरीदे, ठीक है भाई साहब। ही सोल्ड 1/5 ऑफ देम एट ए लॉस ऑफ 10%, 1/4 of the remaining at a loss of 5%, and 2/3 of the rest at a profit of 15%. At what price should he sell the remaining? मतलब अब भी एप्पल बच गए, गंदा ही है शॉपकीपर, हमारे लिए मुश्किल कर रहा है। टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 27% ओवरऑल, ठीक है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, ये वेटेड एवरेज का क्वेश्चन है, मैं बेसिक बता देता हूँ ये कैसा क्वेश्चन है। अगर मैं आपको बोलूँ कि एक बंदे ने 30% सेब जो हैं, या परसेंटेज भी हटा दो, कि एक बंदे ने कि 10 किलो सेब 20% फ़ायदे पर बेच दिए, 30 किलो सेब 10% फ़ायदे पर बेच दिए, ठीक है, और 15 सेब 5% नुकसान पर बेच दिए, तो बताओ ओवरऑल कितना फ़ायदा हुआ। तो आप क्या करोगे, हमें इनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, इनका रेशियो भी मिल जाए क्वांटिटी का, तो हम 5 से काटेंगे, फिर हम करेंगे 2 × 20, 6 × 10, 2 × 20 प्लस में 6 × 10 माइनस में 3 × 5 बटे में 6 + 3 + 2। अगर यहाँ पर उसने बोल दिया इनको कितने में बेचे, ताकि ओवरऑल उसने बता ही दिया आपको कि भैया 12% का फ़ायदा हो, तो आप क्या करोगे, 2 × 20 प्लस 6 × 10 प्लस 3 × x इज इक्वल टू 2 से 2 चीज़ें इतने की, 6 इतने की, तो 6 और 3 और 2 11 इतने की, 3 × x इज इक्वल टू 11 × 12। तो वही सिनेरियो यहाँ पर है, डिट्टो। बस हमें ये देखना है कि जब भी वो ऐसे हमारे साथ करे कि उसने 1/5 इतने में बेच दिए भैया, तो सिर्फ इस चीज़ पर ध्यान रखो कि डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 5, 1/5, 1/4, ठीक है, और 2/3, तो 5, 4 और 3, इनका एलसीएम ले लो, 5 चौके 20 दिए 60, टोटल 60 मान लो, टोटल सेब कितने हैं 60। अब हम ऐसे कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे। इसको मैं कई तरीके से लिख सकता हूँ, लेकिन मेरे को ये तरीका बेटर लगा, कम टेंशन वाला। देखना कौन सा बता रहा हूँ, मतलब ये लिखने का स्टाइल, कि इसका क्या बोल रहा है वो, ही सोल्ड 1/5 ऑफ देम, तो इसका 1/5 कितना हो जाएगा भैया, 12 उसने बेच दिए 10% के लॉस पर, ठीक। 1/4 ऑफ द रिमेनिंग, तो 60 में से 12 गए 48 का 1/4 यानी कि 12, उसने 12 बेच दिए भैया 5% नुकसान पर, ठीक है जनाब।
2/3 ऑफ द रेस्ट, तो 12 और 12 24 जा चुके हैं, 60 में से 24 गए 36, तो 36 का 2/3 24, 24 उसने बेच दिए। कैसे बेच दिए? 15% प्रॉफिट पर बेच दिए। दिमाग खराब हो रखा है इसका भी, ठीक है। और बाकी जो बचे हुए, तो एक 2 बार 12 यहाँ पर आ गया, 2 बार यहाँ पर, तो 2 और 2 4, 4 बार 12 आ गया। 60 के अंदर 5 बार 12 होता है, एक बार और 12 बच जाएगा। इनको उसने X% पर बेच दिया, ठीक है। तो बताओ मतलब इनको कितने परसेंट पर बेचे? तो ओवरऑल कितने परसेंट पर बेचे उसने? ओवरऑल 60 के 60 एप्पल पर 27% का फायदा हुआ है, बता रखा है। कंपेयर कर देंगे हम, हमको हल्के में ले रहा है। तो देखो अब क्या करोगे आप, ये करोगे 12 इंटू 10, 12 इंटू -10 प्लस 12 इंटू -5 प्लस 24 इंटू 15 प्लस 12 इंटू एक्स इज इक्वल टू 27 इंटू 60। क्लियर है? या फिर ऐसे लिख लो, इज इक्वल टू 60 इंटू 27, ऐसे हम करने वाले हैं। तो एक बार तो ये देख लिया करो कि सब में कुछ कॉमन है, जनरली कॉमन मिल जाता है। देखो 12 12 12 सब में कॉमन है, तो क्यों फालतू कैलकुलेशन करूं मैं? इनमें भी, इनमें भी, इनमें भी, इनमें भी और इनमें भी 12 कॉमन है। अब देखो माइनस का 10, माइनस का 5 प्लस का 30 प्लस का x इज इक्वल टू 27 5 135। मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये माइनस का 15 ये हो जाएगा प्लस का 15, उधर जाएगा तो माइनस का 15, तो x विल बी इक्वल टू 120%। तो ये जो x की वैल्यू 120% है, तो 120% प्रॉफिट पर बेचेगा वो, 120% में नहीं बेचेगा। यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस था, तो 100 की चीज़ लाकर 120 में नहीं बेच रहा, 100 की चीज़ लाकर 220 में बेच रहा है। ओके, क्या पूछ रहा वो? एट व्हाट प्राइस, परसेंटेज में नहीं पूछा उसने, रुपए में पूछा। तो अब हम रुपए में निकाल लेंगे, ठीक, चलिए जी। तो सारे के सारे एप्पल कितने में खरीदे थे भाई ने? 3600 में। कितने एप्पल थे? 60। तो 60 एप्पल का कॉस्ट प्राइस ये है, तो एक एप्पल का कॉस्ट प्राइस कितना है भैया? इतना। हम जिन एप्पल की बात कर रहे हैं ये एप्पल थे 12, तो 12 एप्पल का कॉस्ट प्राइस होगा ये कॉस्ट प्राइस है। हमें सेलिंग प्राइस निकालना है ना, तो पहले कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसका सेलिंग प्राइस निकालना है, तो 100% प्रॉफिट है, यानी कि 120% प्रॉफिट है, 220 बटे में 100, ये उत्तर हो जाएगा जी। दिस विल बी द उत्तर। कर लो, 6 6 36 60, ये 2 0 कट जाएंगे भाई, ठीक। तो 12 दूनी, ये 12 6 72 दूनी 144 गुणा 11, 4 8 5 1 1584, ऑप्शन डी, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ गई बात? किसी और तरीके से भी कर सकते थे क्या? देखो मतलब कर तो सकते ही हैं, कोई बेटर। 1/5 इतने के लॉस पर कर सकते हैं, बट वो दिमाग पर जोर देगा, मतलब स्टार्टिंग से ही वैल्यू लेकर चलें तो, ठीक है। बढ़िया तरीका है ये। क्या सर ये क्वेश्चन ज़्यादा टाइम लेने वाला क्वेश्चन है? जी हाँ, ज़्यादा टाइम लेने वाला क्वेश्चन है, सबका ज़्यादा टाइम लेगा ये क्वेश्चन, टेंशन लेने की बात नहीं है, समझने पर ध्यान दो। आगे बढ़ जाऊँ मैं? ये करो, करो। A small well is completely filled by groundwater in 1.25 days, ठीक है। A motor pipe is attached to the well to let out, मतलब ग्राउंड वाटर उसको भर रहा है, और एक पाइप है वो उसको खाली करने के लिए लगा दी, वो 2.5 दिनों में खाली कर सकती है। तो ग्राउंड वाटर ने 20 घंटे के लिए भर दिया, तो यहाँ पर है दिन, यहाँ पर है घंटे, तो किसी एक यूनिट में कन्वर्ट कर ले। और ये दिन जो है ये फ्रैक्शन में आ रखे हैं, तो क्यों ना इन्हीं को घंटे में कन्वर्ट कर लेते हैं, आसान रहेगा। तो जो ग्राउंड वाटर है वो कितनी देर में भर सकता है? अगर मैं इसको दिनों में बदलूंगा तो 5/4 इंटू, एक दिन में 24, सॉरी घंटों में बदलूंगा, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 5/4 इंटू 24, 6 5 30, ग्राउंड वाटर 30 घंटे में भर रहा है। और जो पाइप खाली कर रही है, मैंने नेगेटिव लगा दिया, खाली करने वाली चीज़ है, ये 2.5 दिन, यानी कि 5/2 इंटू 24, तो ये 60 घंटे में खाली कर रही है। तो टोटल मैंने कैपेसिटी मान ली 60 कुएँ की। ग्राउंड वाटर 1 घंटे में 2 यूनिट भर रहा है, पाइप 1 घंटे में 1 यूनिट खाली कर रही है। ओके जी, अब तक बढ़िया है।
20 घंटे तक ग्राउंड वाटर से कुआं भरता रहा तो 20 दूनी 40, 40 यूनिट भर जाएगा, तो बाकी का बच गया 20 यूनिट। अब ये बोल रहे हैं अब हमने वो पाइप भी चला दी, खेत में पानी भी देना है, ठीक है, अब कितनी देर में भरेगा, तो भैया 2 - 1 दोनों मिलकर 1 यूनिट ही भर पाएंगे, वो 2 यूनिट भरेगा, ये 1 यूनिट निकाल लेगा। तो अब ये 20 यूनिट भरने में 1 घंटे में 1 यूनिट भर रही है, तो 20 घंटे लग जाएंगे दोस्त। अब इसने फिर से दिनों में पूछ लिया क्या, देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज द वेल विल बी फुल फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ ओपनिंग द मोटर पाइप। जब हमने मोटर पाइप खोली थी उसके बाद कितने दिनों में, तो उसके बाद 20 घंटे लगे थे, स्टार्टिंग से नहीं पूछ रहा, उसके बाद। तो 20/24, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, दिनों में कन्वर्ट कर रहे हैं। 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, 5/6 डेज ऑप्शन है, ठीक है, ओके। आउट ऑफ द टोटल टॉफीज 1/10 आर वेस्टेड, ठीक है भाई, 35% ऑफ द रेस्ट आर गिवन टू S एंड 1/8 ऑफ द टोटल आर गिवन टू N। उसके बाद अगर N की टॉफ़ी 10 ज़्यादा है, उसके बाद ये कोई कंडीशन बता रहा है, तो यहाँ से हम एक इमेजिनरी सिचुएशन लिख सकते हैं इसके बेस पर। अब देखो, जो भी टोटल टॉफ़ी थी उसकी 1/10 वेस्ट हो गई, बचे हुए की इतने % किसी को दे दी, फिर बचे हुए की 1/8 ये कर दी। तो मैंने क्या बोला अभी थोड़ी देर पहले बताया उस क्वेश्चन में कि डिनोमिनेटर पर फोकस करो, नीचे 10 है, यहाँ पर नीचे 8 है, और यहाँ पर क्या है 35/100 यानी कि 7/20, यहाँ पर नीचे 20 है, तो 20, 10 और 8 का एलसीएम ले लो। तो 20 और 10 में से 10 को तो इग्नोर मारो, 20 और 8 का हो जाएगा 40। तो मैंने टोटल टॉफी मान ली भैया 40। अब मैं इसके ऊपर काम स्टार्ट करूंगा। 1/10 आर वेस्टेड, तो इसकी 1/10 जो वेस्ट हुई है यानी कि 4 टॉफी वेस्ट होगी। उसके बाद जो रिमेनिंग है 40 में से 4 गया 36, 36 की 7/20, 36 की 35%, यानी कि 35/100, 5 × 7 = 35, 5 × 20 100, ठीक है सर, ये तो 20 से डिवाइड नहीं हो रहा। अच्छा 10 गुणा कर दो सबको, कैसे नहीं होगा, इसकी क्या मजाल। मैंने जो वैल्यू मानी थी मुझे पता लगा उसमें तो गड़बड़ निकल आई, ठीक है, मानने को मैं पहले भी आपको बोलता 400 मान लो, ऐसे ही पहले क्वेश्चन सॉल्व करके, ऐसे नहीं होता है। जो जेन्युइन तरीका होगा जिसमें अगर कोई भी फंस सकता है तो मैं ऐसे एक्ट नहीं करूंगा कि मैं नहीं फंस सकता। हम यहाँ भगवान नहीं टीचर बनने के लिए आए, ठीक है। देखो तो सबको मैंने 10 गुना कर दिया, तो ये हो गया जी 18 × 7 = 126। हाँ ये पहाड़े अच्छे से आने चाहिए, तो ये S को दे दी 126। अब क्या बोलते रहे, एंड 1/8 ऑफ द टोटल, टोटल की 1/8 N को दे दी, तो ये N है, इसकी 1/8 यानी कि 50, ठीक। और क्या हुआ, और कुछ नहीं हुआ। इफ द टॉफीज विद N आर 10 मोर देन द वेस्टेड टॉफी, तो जो N के पास जो टॉफी है वो वेस्टेड टॉफी से 10 ज़्यादा है, तो कितनी ज़्यादा है, रेशियो में भी 10 ज़्यादा है, रियल में भी 10 ज़्यादा है। इसका मतलब जो हमने मान लिया वो तुक्के से रियल वैल्यूज़ के बराबर ही आ गया, तो इन्हीं को रियल वैल्यूज ट्रीट करेंगे। देन हाउ मेनी टॉफीज वर गिवन टू S, 126, दैट इज ऑप्शन डी, ठीक है भाई, क्लियर है। पूछा हुआ क्वेश्चन है ये SSC द्वारा CGL में ही। नेक्स्ट, जो मैं मॉक बनाता हूँ वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड मॉक होते हैं, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन, ठीक, कुछ बनाए हुए कुछ नए क्वेश्चन हो सकते हैं कदे डिफरेंट सोर्सेज से, बट मैक्सिमम क्वेश्चन, ताकि आपको एक्चुअल वही फ्लेवर, वही लेवल, वही कंपोजिशन देखने को मिले जो SSC के पेपर में मिलेगा। व्हाट वैल्यू ऑफ y विल सेटिस्फाई द फॉलोइंग इक्वेशन, अगर y की ऐसी वैल्यू होती नंबर में तो मैं शायद चेक करने की सोचता भी, तो भी सोचता है, अदरवाइज तो ऊपर वाले को ही सॉल्व करूंगा। चलिए जी, तो मेंटली करेंगे, आपने फोकस करना है। इस 1 - y को इससे गुणा करूंगा तो 1 - y आएगा, 1 - y + y, माइनस y से y गया तो 1/1 - y। अब उसको पलटा जाएगा तो 1/में 1 - y पलट के ऐसे ऊपर चला जाएगा 1 - y, और नीचे 1 ही पड़ा है जिसका कोई मतलब नहीं, तो ऊपर 1 - y है और ये 1 है, तो 1 + 1 2 - y, तो 3y के बटे में 2 - y = 2, इसको अब उधर भेज दो। अब हम लिख कर करेंगे
3y इज इक्वल टू 4 माइनस 2y, ये इधर आ जाएगा तो 5y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 4/5, ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर? ये लो, ये क्वेश्चन दर्शाता है कि एग्जामिनर कितना भोला है। मतलब एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर वो ये बोल रहा है कि यूजिंग दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। बेटा एनसीईआरटी का एग्जाम है, बोर्ड का एग्जाम है, एग्जामिनर को बोल रहा हूँ मैं यूजिंग दिस। हमारी मर्जी चाहे हम तुक्का मारें और हमारा ठीक निकला है, तेरे को नंबर देने हैं। तो ऐसी बातों में आ मत जाना। वो उसने अगर कोई ऐसी बात करी है और वो आपको ईजी नहीं लग रही तो मत मानना। क्यों मानना है? हमें ये यूज़ करके क्यों निकालना? हम इसको बहुत ही प्यार से निकाल सकते हैं। क्लियर है? उसने अगर कोई चीज़ दी है, उससे फ़ायदा हो रहा हो तो लो, नहीं तो मत लो। कोसेक 75 तो ईजिली हम निकाल सकते हैं, बहुत ही ईजिली। तो ये ट्रायंगल मैंने आपको बता रखी है भाई कि 15 के सामने होएगा √3 - 1, 75 के सामने √3 + 1 और 90 के सामने 2√2। इसको रट के रखो। आप डायरेक्टली भी ये रट के रख सकते हो कोसेक 75 की वैल्यू के दो रूप क्या हैं। मैं उसको सजेस्ट नहीं करता, इतना बर्डन दिमाग पर मत दो, इससे 1 सेकंड में आ जाएगा। कोसेक 75 इज हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो अगर मैं इस एंगल को लूँ तो इसका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 2√2 और इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा ये √3 + 1। सबसे पहले मैं ट्रायंगल बना के ये लिखूंगा। अब मैं इसको ऊपर भेजूंगा तो √3 - 1 हो जाएगा, नीचे छोड़कर जाएगा, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 2। ऐसे काटते ही √6 - √2 नजर आ जाएगा। दैट इज ऑप्शन डी। ठीक, क्लियर? चलिए, 4 men and 6 women can complete a work in 8 days। तो 8 गुणा कर देते हैं। टोटल वर्क कैसे पता चलेगा? जो भी नंबर ऑफ पर्सन हैं गुणा में नंबर ऑफ डेज, तो टोटल वर्क हो जाएगा 8 चौके 32 मैन और 8 चौके 48 वीमेन। ये टोटल वर्क है। और 3 मैन और 7 वीमेन ये कंप्लीट कर रहे हैं 10 दिन में। तो टोटल वर्क को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 10 × 30 मैन और 10 × 7 70 वीमेन। दोनों को इक्वेट कर दिया, दोनों टोटल वर्क है। 30 मैन को इधर भेजूंगा, 2 मैन इज इक्वल टू 48 को उधर भेजूंगा 22 वीमेन। ठीक है, तो मैन बटे वीमेन इज इक्वल टू 11/1। यानी कि अगर मैन की एफिशिएंसी है 11 यूनिट करने की तो वीमेन की एफिशिएंसी है 1 यूनिट करने की। अब उसने ये बोला है कि कितने दिनों में 25 औरतें काम को कर लेंगी। ठीक है, देखते हैं। तो किसी भी एक को पकड़ लो। मैन जो हो वो एक दिन में 11 यूनिट करता है, तो 4 मैन 11 चौके 44 और 1 वीमेन 1 यूनिट, तो 1 चौके 6 यूनिट, 50 यूनिट काम होएगा इनमें, इस ग्रुप से। तो 8 दिनों में कितना काम कर देंगे? इतना काम कर देंगे। अब इसी काम को करना है 25 औरतों ने, तो डिवाइडेड बाई 25। ठीक है, और गुणा में 2, क्योंकि बातें करने में आधा टाइम जाएगा, उसको कंपनसेट करने के लिए। ठीक है, चलो, तो 25 दूनी 50, 8 दूनी 16। ठीक है, आगे बढ़े। ये बताओ भाई, अभी के लिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। आप इसको पढ़ोगे, ये आपको अनकंफर्टेबल करेगा क्वेश्चन एग्जाम में है, तो आप क्या करोगे? हम इसको, ठीक है, हम इसको स्किप कर देंगे। ठीक है भाई, ये लो, बाद में करते हैं इसको। कोई भी क्वेश्चन अनकंफर्टेबल करे, नहीं करना उसको। है, आपने थोड़ा सा कर लिया, मतलब फिर भी बात नहीं बन रही राउंड 1 में। राउंड 1 में उस चीज़ को इज्जत नहीं देनी जो कम मार्क्स में, जो कम टाइम में मार्क्स ना दे रही हो, उसको इज्जत नहीं देनी। ठीक। राम हैज़ एन एवरेज स्कोर ऑफ 65 रन्स इन 19 इनिंग्स। तो फाइंड आउट हाउ मनी रन्स आर टू बी स्कोर्ड बाय हिम। 20वीं इनिंग में कितने रन मारे कि एवरेज 67 बढ़ जाए। तो एवरेज 65 से 67 चाह रहे हैं लोग, तो एवरेज बढ़ जाए 2। ठीक है, पर हेड 2 का फायदा चाहिए। एवरेज यानी कि पर हेड वैल्यू, पर हेड 2 का फायदा चाहिए। कितनी इनिंग्स को? 20वीं इनिंग वाले रन मिलाकर, तो 20 इनिंग्स को। ओवरऑल फायदा चाहिए 40 का। अगर 40 का फायदा चाहिए तो सिंपल सी बात है भैया, जितनी भी एग्जिस्टिंग एवरेज है उससे 40 ज़्यादा मार दो। तो 19 इनिंग में एवरेज है 65, उससे 40 ज़्यादा रन मार दो, 105 रन। आंसर विल बी ऑप्शन बी। ठीक,
क्लियर? नेक्स्ट, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 क्विंटल ऑफ wheat is 15/16 times its selling price. If the cost price of 9 क्विंटल of wheat is decreased by 25% selling. क्वेश्चन आसान है बट हो सकता है आपको अनकंफर्टेबल कर रहा हो, यार पता नहीं क्या पूछ रहे हैं, स्किप कर दो। ठीक, या मार्क एंड स्किप कर दो। क्यों? क्योंकि हमने तो पढ़ा भी नहीं है, हम पहले ही कैसे बोल सकते हैं कि टाइम टेकिंग या ये है, बट हमने इस बेस पर स्किप किया कि हमें लग रहा था। मार्क एंड स्किप भी कर सकते हो। नेक्स्ट, एग्जाम में आपने क्या करना है ये मैं बता रहा हूं आपको। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट द रेट ऑफ 12.5% पर एनम फॉर 6 years इज दिस मच लेस देन दी प्रिंसिपल। तो बोल रहे हैं ब्याज कितना कम है, ना कि कितना है, कितना कम है प्रिंसिपल से। ओके, इतनी रेट के हिसाब से 6 साल में 6 × 12 72, 6 × 0.5 3, 72 + 3 75, 75% सिंपल इंटरेस्ट बनना था। तो कम कितना है? कम है भैया, प्रिंसिपल तो 100% होता है, प्रिंसिपल से 25% कम है ये। अच्छा, तो उस 25% की वैल्यू ये है। तो अब ये बोल रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट बताओ। अच्छा, यानी कि 75% की वैल्यू पूछ रहे हैं, 25% की वैल्यू दे दी, 75% की पूछ ली, तो 75% तो 25% का 3 गुना होएगा, तो इसका 3 गुना कर दो। 0 0 3 5 15, 3 × 13 39 + 1 40 ऑप्शन। ठीक ठीक, आगे बढ़ जाऊं, ई बताया जाए ई। तो भाई मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। क्या चीज़? कि अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस हो, अगर पैरेलल लाइंस हो और कोइंसिडेंटल लाइन हो, एक दूसरे के ऊपर पड़ी हो ऐसे, बिल्कुल अलग इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको लगे, महसूस हो कि अलग अलग लाइन है। एक लाइन की इक्वेशन होगी a1x + b1y + c1 = 0। दूसरी लाइन की इक्वेशन a2x + b2y + c2 = 0। x और y के जो कोफिशिएंट हैं ये डिसाइड करते हैं स्लोप, कि कोई भी चीज़ का झुकाव कितना है, ढलान कितनी है। तो ये दोनों, अगर दो लाइनों की स्लोप सेम हो गई तो वो कभी एक दूसरे को काटेंगे ही नहीं, एक दूसरे के पैरेलल चलती रहेंगी। ठीक है, तो इसका मतलब इनका स्लोप इक्वल नहीं है। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है भैया कि यानी कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। जो x वालों का रेशियो और y वालों का रेशियो सेम नहीं है। x और y वाले स्लोप डिसाइड करते हैं, इनका रेशियो सेम होते ही स्लोप सेम है। यहाँ पर तो स्लोप सेम नहीं है, इसीलिए इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसीलिए ये एक जगह पर काट रही हैं, और इसको हम बोलते हैं एक सॉल्यूशन है इनका। यहाँ पर स्लोप सेम है क्योंकि पैरेलल है, तो इसका मतलब a1/a2 = b1/b2। ओके सर, स्लोप यहाँ पर भी सेम है, यानी कि a1/a2 = b1/b2। तो सर इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? दोस्त यहाँ पर तो लाइनें ही सेम है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन लिटा दी। मैं ऐसे बोल दूं कि दो अलग अलग लाइनें हैं, मैथमेटिकली वो बोल रहा है बट एक्चुअल में तो नहीं है ना। तो यहाँ पर तो तीनों ही सेम है, यहाँ पर स्लोप जरूर सेम है बट लाइनें सेम नहीं, अलग अलग हैं। तीसरे वाला सेम होते ही तो सब कुछ सेम हो जाता है। यहाँ पर ये वाली कंडीशन है, यहाँ पर नो सॉल्यूशन, यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, वहाँ पर 1 सॉल्यूशन। तो का बोलत रहत एग्जामिनर, ये बोलते रहते कि दुईठों लाइन है हमारे पास, दुईठों लीनियर इक्वेशन है, टी की वैल्यू बताओ। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है कि एक दूसरे के ऊपर पड़ी हैं, कोलिनियर हैं। ठीक, चलिए जी। तो ये ए और बी में है, ये इक्वेशन एक्स और वाई में नहीं है, ए और बी में है। तो जो ए का कोफिशिएंट है 3 बटे में, वहां पर ए का कोफिशिएंट है t+1 शुड बी इक्वल टू बी का कोफिशिएंट 5, वहां पर बी का कोफिशिएंट क्या भैया 2t शुड बी इक्वल टू, यहाँ पर 9 जो है ये उधर चला गया है, इज इक्वल टू के उधर है, यहाँ पर भी मामला इज इक्वल टू के उधर रखना। जो c है उसको c b जो भी है, जिनको भी आप कंपेयर कर रहे हो वो एक जगह पर होना चाहिए। तो ये यहाँ पर भी इज इक्वल टू के उधर है कांस्टेंट टर्म, यहाँ पर भी। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, आपके पास दो काम है, या तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सोल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लो, कहीं से भी कर लो, या फिर वैल्यू पुटिंग कर लो, कुछ भी कर लो, डजेंट मैटर। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो भी सोल्व हो जाएगा। तो 60
इज इक्वल टू 5t प्लस 1, तो t इज इक्वल टू 1, यही आ गया, तो दैट इज ऑप्शन डी। या फिर आप वैल्यू पुट करके कर लो, ठीक है, वैल्यू पुट करके करते, t इज इक्वल टू 1 पुट करते तो 3/2, यहाँ पर तो नहीं बन रहा, का कुछ गड़बड़ हो गई है, रुको, 60 इज इक्वल टू 5t प्लस 5, ओके, t इज इक्वल टू 5, ये मैंने गुणा नहीं किया ना, 5 और 1 6, हाँ ठीक, हद है, मैंने गलती करी और उत्तर मैच हो गया, देखो ऐसा ही होता है और एग्जाम में। आगे बढ़ूँ, तो बताया जाए द मीन डेविएशन ऑफ दिस डाटा, तो इस डाटा की मीन डेविएशन क्या होगी, माध्य से आंकड़ों का विचलन क्या होगा। चलिए जी देखते हैं, सबसे पहले माध्य निकालें, मीन निकालें। मीन क्या होता है, मीन होता है सिंपली एवरेज। चलिए 9 और 4 13, 6 19, 3 22 और 9 31 और 9 40 और 2 42 बटे में 1 2 3 4 5 6 7 बटे में 7 इज इक्वल टू 6, ये है मीन। अब मीन से डेविएशन, इनका डिफरेंस निकालेंगे, ये वैल्यूज कितनी डेविएट हो रही है मीन से, 6 और 2 का फर्क 4, ये डिफरेंस लिखेंगे, इसको हम बोलते हैं मीन से हर एक वैल्यू कितनी डेविएट हो रही है, मीन से उसका डिफरेंस। साइन मैटर नहीं करता, इसीलिए मॉड्यूलस लगा दिया। 6 से इसका फर्क देखते रहो, 3 हर एक वैल्यू का, 3 3 0 3 2। अब ये जो डेविएशंस हैं इनका मीन निकालो, वो यही बोल रहा था कि मीन डेविएशन यानी कि जो भी डेविएशन है उनकी एवरेज, तो सिंपली ऐड करके डिवाइड कर दो 7 से, 4 और 3 7 और 3 10, 3 13, 3 16, 2 18 बटे 7, ऑप्शन बी। यहाँ पर 0 है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बटे में 6 कर दोगे कि एक वैल्यू 0 थी, ठीक है, थी तो बताओ। Applied to a bill for 50,000, the difference between discount of 40% and two successive discount of 36 and 4% क्या होगा। देखो एक तो डिस्काउंट है 40% का और एक डिस्काउंट है 36 एंड 40, इन दोनों का कॉम्बो। तो आप इतना तो जानते हो कि यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो ये वाला लगेगा, यहाँ का जो नेट डिस्काउंट आएगा वो इस फॉर्मूले से आएगा, तो a प्लस बी यहाँ पर भी 40 बनेगा, यहाँ पर भी 40 है, तो जो भी डिफरेंस क्रिएट होएगा वो इसकी वजह से होएगा। तो आपको एग्जैक्ट डिस्काउंट निकालने की जरूरत नहीं है, जो भी फर्क होएगा, देखो ये भी 40 है ये भी 40 है, फर्क सिर्फ इतना है, वो इसकी वजह से होएगा। तो सीधा मैं डिफरेंस देख लेता हूँ ना, डिफरेंस ही पूछा है, तो डिफरेंस है 36 × 4 बटे 100, इतने परसेंट का फर्क आएगा बिल में, ये परसेंटेज में है, इतने परसेंट का फर्क आता है, इतने परसेंट का फर्क आएगा डिस्काउंट में, ठीक है। तो डिस्काउंट क्या होता है, मार्केट प्राइस का, तो मार्केट प्राइस का इतना परसेंट निकालो, मार्केट प्राइस का 1% कितना है सर 500, तो इतने परसेंट कितना होगा गुणा में 500, उत्तर आ जाएगा। 2 0 से 2 0 हो गई, 5 चौके 20, 36 दूनी 72, 720, ऑप्शन सी, ठीक। आगे बढ़ रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चन भी काफ़ी आए हैं रिसेंट एग्जाम्स में। आपको ये पता होना चाहिए कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उससे हम x + 1/x वाला टर्म बना सकते हैं। अगर मैं x से डिवाइड करूं तो x + 1/x से मैं क्वाड्रेटिक बना सकता हूं, क्वाड्रेटिक से x + 1/x बना सकता हूं। इस नॉलेज को वो यूज़ करता है एक आधी बार, उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पर क्या और भी तरीक़ों से इसको किया जा सकता है, बट उस तरीके से बढ़िया रहेगा। इसको मैं अगर x से डिवाइड कर दूँ दोनों तरफ तो ये हो जाएगा x, यहाँ से आ जाएगा 1/x, यहाँ से आ जाएगा -15, उसको मैं उधर भेज दूंगा 15। अब यहाँ पर x की पावर 4 है, x की पावर 4 तक नहीं जाना। जब आप x + 1/x = 5, जब आप दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाता है, x² + 1 = 5x, पावर स्क्वायर हो गई ना जब इस x को ऊपर भेजते हैं तो पावर 4 है तो x² तक ही जाना है, सिर्फ पावर डबल करनी है इसकी। पावर डबल करोगे तो x² + 1/x²,
इसके स्क्वायर में से 2 घटा दूंगा, 225 माइनस 2 223। डन सर। तो अब बस दोनों तरफ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। एक्स स्क्वायर से यहाँ पर क्या आएगा x4, यहाँ पर क्या आएगा 223 एक्स स्क्वायर, उसको इधर ले आओ। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा +1 = 0। सिंपल, इसी के ऊपर बेस्ड पूछेगा। अब वो बोल रहा है कि +6 होता तो क्या होता, तो मैं दोनों तरफ 5 जोड़ दूंगा। ये उसने पूछा है जिसकी वैल्यू 5 है, ऑप्शन ओके 5 ही। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ जाएं। फास्ट हो रहा है ये वाला मॉक ना, पानी पी रहा हूँ मैं, ये करो। डायमीटर क्या होता है? डायमीटर होता है रेडियस का डबल। ठीक है, तो 2 × r, तो ये क्या हो जाएगा एंगल ऑफ आर्क एट द सेंटर। मान लो एक आर्क है, उसने सेंटर पर थीटा डिग्री बना रखा है, तो यहाँ पर मामला चल रहा है कि θ/360 × 2πr। तो ये क्या होता है, ये आर्क की लेंथ को निकालने के लिए यूज होता है कि 360 में से इसने थीटा ले लिया, इतने फ्रैक्शन है पूरे सर्कल का ये आर्क। ठीक है, × 2πr पेरीमीटर, यहाँ पर एरिया होता तो इस आर्क का एरिया होता, यहाँ पर πr² होता। तो ये है दैट इज लेंथ ऑफ आर्क। आर्क की लेंथ निकालने के लिए बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है, बट इस तरीके से पूछी गई इसलिए मैंने ले लिया। ये बताओ भाई, probability of Kapil hitting a target with an arrow is this, and probability of Archana missing a target with an arrow is this. Okay जी, if both of them have shot an arrow independently, कपिल ने भी तीर चलाया, अर्चना ने भी तीर चलाया, then what is the probability that only one miss the target? क्या probability केवल एक मिस करे? क्या हो सकता है, कपिल और अर्चना। हो सकता है कपिल ने चला दिया, कपिल ने हिट कर दिया, अर्चना ने मिस कर दिया, या फिर क्या हो सकता है कपिल ने मिस कर दिया, अर्चना ने हिट कर दिया। हमें चाहिए कि कोई केवल एक मिस करे टारगेट को, तो ये दोनों सिचुएशन उसके लिए क्वालिफाई करती हैं। एक बार इसने मिस कर दिया, एक बार इसने, ये अपने वो केसेस हैं जो हमें चाहिए। तो सिंपल देखो, दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और उसको जोड़ेंगे। तो कपिल के हिट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, कपिल हिटिंग ए टारगेट 5/7। अर्चना के मिस करने की, अगर कपिल हिट कर रहा है तो उसको मिस करना पड़ेगा, अगर उसने हिट कर दिया तो फिर दोनों ने हिट कर दिया, जो कि हमें नहीं चाहिए। अर्चना के मिस करने की प्रोबेबिलिटी क्या है भाई 3/7 प्लस, मतलब यहाँ पर हो क्या रहा है, कपिल हिट करे एंड अर्चना मिस करे, या तो ये होना चाहिए, या फिर कपिल मिस करे एंड अर्चना हिट करे। ये दोनों होने जरूरी है, ये दोनों इकट्ठे होने जरूरी हैं। हाँ, बट हो सकता है ये हो या ये हो, दोनों केसेस में अपना काम बन रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर गुणा का साइन आ रहा है, यहाँ पर प्लस का। बेसिक आपने मेरे से सीखा है। तो अब अगला, कपिल मिस करे, अगर कपिल के हिट करने की 5/7 है, 7 में से 5 बार भाई साहब हिट कर देता है, तो 2 बार मिस कर देता होगा, तो इसके मिस करने की प्रोबेबिलिटी है 2/7। अर्चना के मिस करने की बता रखी है, 7 में से 3 बार मिस करती है, तो 4 बार हिट करती होगी, तो हिट करने की प्रोबेबिलिटी है 4/7। तो ऐसे क्वेश्चन में जनरली डिनोमिनेटर कॉमन ही होता है, 7×7 49, तो 5 × 15 प्लस 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 23/49, ऑप्शन डी। ठीक, बताओ, अगर आप किसी क्वेश्चन को स्किप करना चाह रहे हैं और मैं उसको स्किप नहीं कर रहा, तो ये मत सोचना कि आपको दुखी नहीं होना, अच्छा क्या ये करने वाला क्वेश्चन था, दुखी नहीं होना। हर एक बंदे का अलग सेट ऑफ क्वेश्चन होएगा स्किप करने का, राउंड 1 में करने का, बिल्कुल अलग तो डेफिनेटली नहीं होएगा है भाई, बट अलग होता है, थोड़े थोड़े क्वेश्चन आगे पीछे डिसाइड करते हैं हर एक। और मैं तो ये मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं होएगा जो मेरे को ऐसे रास्ता मैक्सिमम क्वेश्चन का नजर आएगा, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो बस पॉजिटिव लेने की कोशिश करना, ठीक है, बिना वजह डिप्रेस मत होना। द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन ए सम इज दिस मच % ऑफ दिस सम, तो जो ब्याज है वो प्रिंसिपल का इतने % है।
नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू 1/9 ऑफ द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत आए हैं। तो मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है दैट इज 10% और टाइम जो है दैट इज 3 ईयर, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो आप बोलोगे सर 30%। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज में कितना होता है? वो होता है R इंटू टी, रेट और टाइम का प्रोडक्ट। कि ब्याज परसेंटेज में कितना बना? R इंटू टी से आता है। तो यहाँ पर उसने बता रखा है कि ब्याज कितना बना परसेंटेज में, और रेट और टाइम भी बता रखे हैं। इसने बता रखा है कि नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू 1/9 ऑफ द रेट। जो टाइम अगर x है तो रेट जो है वो 9x है, टाइम इसका 1/9 है। तो ब्याज कितना बनेगा? ब्याज बनेगा 9x इंटू एक्स, 9x²। और वही चीज़ उसने यहाँ पर बता रखी है, तो इसको लाओ इधर। 9 में 81 और 4 85, 85 का 5 लिख दिया, 8 कैरी हो गया। 9 छिके 54 और 8 62 बटे में 9। ठीक, अब ये 9 से कट रहा है, नहीं कट रहा, तो इस 9 को इधर भेज दो। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? ऊपर 25 का स्क्वायर है 25, नीचे 2 9 हो गए तो 1 9, x की वैल्यू ये आ गई। उसने क्या पूछा है? व्हाट इज द एनुअल रेट? तो रेट है 9x, तो इसको 9 से गुणा करोगे तो 9 से 9 कट गया 25, उत्तर इक्वल टू ऑप्शन बी। ठीक, क्लियर है? इफ द एलसीएम एंड HCF ऑफ 2 नंबर्स आर 12 और 2, देन फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ दिस नंबर। मान लो अपने पास 2 नंबर हैं A और B, इनका मीन प्रोपोर्शनल होता है A और B के प्रोडक्ट का अंडर रूट। अगर 3 नंबर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होते हैं, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, तो आपको ये बताया गया है ना कि B² इज इक्वल टू AC, B इज इक्वल टू अंडर रूट AC। तो ये जो B होता है ये इन दोनों का मीन प्रोपोर्शनल ही होता है। ठीक, तो 2 नंबर का मीन प्रोपोर्शनल निकालने के लिए हमें वो 2 नंबर नहीं, सिर्फ उनका प्रोडक्ट चाहिए। तो और 2 नंबर का प्रोडक्ट उनके LCM और HCF के प्रोडक्ट के बराबर होता है, तो यानी कि उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट है 24। तो अगर प्रोडक्ट 24 है तो उनका मीन प्रोपोर्शनल अंडर रूट 24, 4 छिके 24 यानी कि 2 अंडर रूट 6, दैट इज इक्वल टू ऑप्शन है। ठीक, क्लियर? नेक्स्ट इन अ टाउन 2 कैंडिडेट्स अमन एंड पीयूष पार्टिसिपेटेड इन एन इलेक्शन। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी कई आ रहे हैं, ध्यान से पढ़ना है इस क्वेश्चन को। अमन गोट 56% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स। ठीक है, टोटल वैलिड वोट्स का 56% मिला उसे, एंड वोन बाई ए मेजोरिटी ऑफ 16320 वोट्स। ठीक है, इफ 20% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन, मैं पहले आपको बेसिक्स बता देता हूँ वोटिंग के, कि कुछ परसेंट होते हैं टाउन के अंदर, टोटल कुछ पॉपुलेशन होती है। ठीक, इस टोटल पॉपुलेशन में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अपना वोटर कार्ड बना रखा है, एनरोल्ड हो रखे हैं, कुछ एनरोल्ड नहीं होते, कुछ लोगों ने वोटर कार्ड ही नहीं बना रखा। ठीक है, कुछ एनरोल्ड है यानी कि इन्होंने वोटर कार्ड बना रखा है। जिन्होंने वोटर कार्ड बना रखा है इसमें से कुछ लोग अपनी वोट कास्ट करते हैं, वोट देने जाते हैं, कुछ नहीं जाते। यहाँ पर कुछ एनरोल्ड हो गए, कुछ नॉट एनरोल्ड हो गए, कुछ लोगों ने वोट कास्ट करी, एनरोल्ड में से कुछ ने नहीं कास्ट करी। जिन्होंने अपनी वोट डाली, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी वोट वैलिड होएगी, ठीक ठाक तरीके से वोट डालेंगे। कई लोगों को वोट डालना नहीं आता, वो गलत तरीके से वोट डाल देते हैं। पहले वो बैलेट पेपर पर होती थी, गलत तरीके से फोल्ड करके डाल आते थे, या हो सकता है एक बार में 2 बटन दबाए, ठीक, वो इनवैलिड हो गए। अब जो वोट वैलिड हैं इनमें से ये अलग अलग कैंडिडेट्स को मिलती हैं, ये पूरा प्रोसीजर है। ठीक, अब इसी प्रोसीजर में कभी कुछ हिस्से को यूज़ कर लेता है, कभी कुछ हिस्से को यूज़ कर लेता है, कभी सबको वैलिड मान के इजी कर देता है क्वेश्चन को, तो उसके हिसाब से आप करोगे। ये रटने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन के हिसाब से समझ में आ जाए। ठीक, मैंने भी रटा हुआ नहीं है, बस समझ समझ के बता रहा था साथ में। अब देखो ये बोल रहा है, इफ 20% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन डिड नॉट कास्ट वोट एंड 15% ऑफ द वोट कास्ट वर फाउंड इनवैलिड। तो टाउन की पॉपुलेशन मैंने मान ली 100%, उसमें से 20% ने वोट नहीं दी, 80% ने वोट दी। सिंपल है, 20% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन डिड नॉट कास्ट वोट। ठीक है, अभी आप बोलोगे इसमें एनरोल्ड वाला तो चक्कर ही नहीं है। हाँ, वो कई बार क्वेश्चन में सारे एस्पेक्ट नहीं लेगा, आपको सारा पता होना चाहिए। वो जो भी एस्पेक्ट लेगा वो हम यूज़ कर लेंगे।
15% ऑफ द वोट कास्ट वर फाउंड इनवैलिड। अब ध्यान से सुनो, 15% ऑफ द वोट्स कास्ट, जितनी वोट कास्ट हुई उसका 15%। कई बार वो ऐसे बोलता है 15% ऑफ द टोटल वोट्स वर फाउंड इनवैलिड, 15% ऑफ द टोटल वोटर्स वॉज फाउंड इनवैलिड, 15% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन का 15%, यानी कि 100 का 15%। अब की बार बोल रहा है जो वोट कास्ट हुई, यानी कि ये वाली वोट कास्ट हुई, इसका 15%, तो इसका 10% होएगा 8, और इसका 5% होएगा 4, 12%, यानी कि टोटल का 12% ही बनेगा वो। तो 12% ने क्या किया, इनवैलिड थी, 80 में से 12 गया 68। तो टोटल का, मैं टोटल के परसेंटेज में लेकर चल रहा हूं ताकि ये सारी एक वैल्यू की परसेंटेज हो जाए। तो 68% वर फाउंड वैलिड, ये वैलिड हो गई, ठीक है। देन व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन पूछा उसने, फिर ऊपर डाटा हम यूज करेंगे। अमन गोट 56% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, तो वैलिड वोट ये हैं, इसका उसको 56% मिला, इसका जो भी 56% है वो उसे मिला। तो दूसरे कैंडिडेट को इसका 44% मिला होगा। वो कितनी वोट से जीत गया, वो जीत गया भैया 12% वोट से, इसका जो 12% है उससे, 68% का 12%, ठीक है सर। तो 68% के 12% की वैल्यू उसने बता रखी है इतनी। तो 68% का 12% कितना होगा, 68 इंटू 12/100, इसकी वैल्यू भाई साहब ने बता रखी है। 68% का 12%, यहां पर ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ना हो जाए इसलिए मैं आराम से बताऊंगा। देखो 68% का 12% जितना भी बनेगा, कुछ परसेंट बनता होगा, हमें निकालने की जरूरत नहीं है, उतना परसेंट यहां पर कुछ परसेंटेज में वैल्यू आएगी। जैसे आपने 80 का 15% निकाला था तो वो टोटल का 12% आया, ऐसे 68% का 12% टोटल का कुछ परसेंट आएगा। तो टोटल के इतने परसेंट की वैल्यू ये है। तो टोटल के 100% की वैल्यू क्या होगी, निकाल देंगे। इतने परसेंट की वैल्यू ये है, तो 1% की वैल्यू क्या होगी, 100% की वैल्यू क्या होगी, गुणा में 100। इसको सोल्व कर लो, उत्तर आ जाएगा। द उत्तर विल कम 17 चौके 68, 17 निम्मे 153, 17 छिक्के 102, देन 12 चौके 48 दूनी 96, 2 के आगे बहुत सारी जीरो, 2 के आगे 5 जीरो, ऑप्शन है, ठीक है भाई, क्लियर है। इसको किसी और तरीके से ही बेटर कर सकते थे, मैं एक बार सोच लूँ। उसने यहाँ पर इसका 12%, इसका 56 बोल रखा है, ये तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। जो टोटल पॉपुलेशन है, हम इसको देखते हैं कि टोटल पॉपुलेशन को अगर मैंने टी मान लिया तो टी का 20% चले गए, 20% जो थे उन्होंने वोट कास्ट नहीं करी, तो बच गए ये। उसमें से जो भी बचे हुए हैं उसके 15% ने इनवैलिड कर दी, तो उसके 85% की, इसका 85% है फिलहाल तक की वैलिड वोट्स हैं। जो भी फिलहाल तक की वैलिड वोट्स हैं उसमें से एक को 56% मिली, एक को बाकी की 44% मिली। जो वैलिड वोट्स हैं उनको मैं 100% मान लूँ, वैलिड वोट्स का 56% एक को मिला, 44% एक को, तो उसको वैलिड वोट्स का 12% ज़्यादा मिला एक को। तो ये वैलिड वोट्स हैं, इसका 12% यानी कि ये, और इसकी वैल्यू बता रखी है ये। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक। आगे बढ़ जाए। और जनरली क्या होएगा, जब आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में करोगे और यहाँ पर थोड़ी सी खिचड़ी पकेगी, तो आपको पता लगेगा कि राउंड 1 में तो पता नहीं करना ही नहीं चाहिए, तो स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं, स्किप कर, टाइम नहीं वेस्ट करना, ठीक है भाई। क्वेश्चन को स्किप करके आप कभी नहीं पछताओगे, मैं बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन को करके पछताओगे। ए फील्ड इज 150 मीटर लॉन्ग एंड 80 मीटर वाइड, हाउ मेनी टाइम्स इज इट्स पेरीमीटर टू द लेंथ ऑफ द डायगोनल। तो भैया 150 मीटर लंबा है, 80 मीटर चौड़ा है, ये पूछ रहे कि पेरीमीटर जो है वो इसके डायगोनल का कितने गुना होगा। रेशियो में बातें चल रही हैं तो 0 को काट दूँ, 8 15 ये 17,
तो पेरीमीटर हो जाएगा 15 और 8 23 का डबल 46 और डायगोनल हो जाएगा 17। ये हो जाएगा 17 दूनी 34 है ना, 12/17 यही है। हाँ ठीक है, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। ये कितना आएगा, तो अगर मैं इसके ऊपर एक जीरो लगा दूँ तो 17 7 119, तो 2.7 आ जाएगा। आंसर इस ऑप्शन बी। ठीक। The variance of a set of data is equal to this, then find the standard deviation of the data। तो स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ। तो मैंने आपको बता रखा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू वी के अंडर वी। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 121। तो बात ध्यान रहे, ये हमेशा पॉजिटिव आएगी। स्टैंडर्ड डेविएशन हम हमेशा पॉजिटिव लेंगे। सिर्फ ये पॉइंट बताने के लिए एक क्वेश्चन ऐड किया है, ये रिवाइज कराने के लिए। प्लस माइनस नहीं लोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ऑप्शन बी उत्तर होएगा। A and B started a business with their capitals in this ratio. A increased his capital by 15% after 4 months. B ने भी इंक्रीज कर ली, C ने कुछ निकाल ली। तो आगे ठीक है, देखते हैं। देखो, जब भी ये ऐसा कर रहे हैं या ऐसा ना भी कर रहे हो, तो पार्टनरशिप के क्वेश्चन में थोड़ा ऐसे दूर दूर लिख लिया करो। एटलीस्ट जब तो लिख लिया करो जब पता है बीच में कैपिटल निकाल रहे हैं, ताकि यहाँ पर हम चीज़ें गुणा कर पाए। इस रेशियो में इन्होंने इन्वेस्ट किया। अब पढ़ते हैं। ए इंक्रीज हिज कैपिटल बाई 15% आफ्टर 4 मंथ। तो 4 महीने तक तो इतनी ही चली। फिर इसने, अब क्या होता है, अगर आपने ये पढ़ लिया है एट द एंड ऑफ ए ईयर, अगर आपने पढ़ लिया कि 1 साल का मामला है, तो फिर बचा कुचा लिख दो। अदरवाइज क्या होता है, ए ने यहाँ पर चेंज किया, ए फिर से कुछ चेंज कर देता है कि 4 महीने बाद फिर उसने ऐसे कर दिया। तो मैं क्या करता हूँ कि 4 महीने तक इतनी रही, फिर उसने 50% बढ़ा ली। इसका 50% है 1, उसकी 3 हो गई। मैं यहाँ पर लिखता ही नहीं कितने महीने तक रही, ये ना हो ये बाद में फिर बदल दे। जब मैं यहाँ पर पहुँचूंगा तो मैं क्लोज कर दूंगा। बी ने क्या किया, बी ने 1/3 बढ़ा लिया आफ्टर 6 मंथ। तो 6 महीने तक तो इतनी रही, इसका 1/3 है 1, तो 1 बढ़ा ली, 4 हो गई। सी ने क्या किया, सी विड्रू 50% ऑफ कैपिटल आफ्टर 8 मंथ। 8 मंथ तक तो इतनी रही, तो उसके बाद इसकी रह गई 2.5। ठीक है, फिर पता लगा हमें साल हो गया पूरा, तो यानी कि 12 में से 4 गए, 8 महीने तक इसकी रही। इन्होंने फिर बदली नहीं, इसकी 4 महीने तक इतनी रही। अब अगर कुछ कॉमन है तो हम काट लेते हैं। ठीक है, सब में रहने ही देता हूँ मैं, पॉइंट में है ऐसे ही कर लेते हैं। एक बार कर लूँ ऐसे ही एक बार। 4 दूनी 8 और 8 3 24 और 8 32 रेशियो। 6 3 18 और 24 30 और 12 42 8 5 40 और 10 50। अब काट लेते हैं जी, वैसे भी काटने की ज़रूरत नहीं है, आगे देख लेते हैं। ऐसे साइड में लिख लिया करो कैलकुलेट करने के लिए, अगर अनकंफर्टेबल हो तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बट एटलीस्ट इतना भी नहीं लिखना कि 3 और 5 को भी लिख रहे हैं। पता लगा वहाँ पर इतने पेपर भर के आ गए एग्जाम में। इफ़ द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर वाज दिस, देन द डिफरेंस बिटवीन शेयर्स ऑफ ए एंड सी। टोटल प्रॉफिट इतना है, तो इन सबको जोड़ोगे। 4 और 3 7 और 5 12 120, 120 और 4 124, 124 की वो वैल्यू है 86800। तो हमें क्या पूछत रहा भैया, ए और सी के प्रॉफिट का फ़र्क 15 और 32 का फ़र्क है 18, ये निकालना है। अब निकालो, 4 से कट जाएगा ये ना, 4 3 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 7 28, ये 7 से कट रहा है। 18 7 126, 126 के आगे 2 0, दैट इज ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है। हमने 30 क्वेश्चन कर लिए। अब कुछ क्वेश्चन हम स्किप कर चुके हैं, उनको देखते हैं कितने क्वेश्चन हमने स्किप किए हैं। एक दो क्वेश्चन स्किप किए हैं भाई, अब हम उनको भी कर लेते हैं। ठीक, देखो देखो, अब इसको अच्छे से करने की कोशिश करो। पहले किया था और नहीं हुआ तो भी एक बार फिर से देख लो। ये करने से पहले मैं आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ। देखो, कि मान लो ये एक मिक्सर है, इसके अंदर है मिल्क प्लस वाटर। ठीक है, और ये जो टोटल मिक्सर है
ये है 40 लीटर का। ध्यान से मेरी बात समझिएगा, ये उसके अंदर अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसमें से मैंने क्या किया, मैंने 10 लीटर मिक्सर निकाल लिया, 10 लीटर मिक्सर मैंने निकाल लिया। तो ध्यान से समझो, मैंने कितना मिक्सर निकाल लिया, कितना मिक्सर निकाल लिया, फ्रैक्शन में पूछ रहा हूं। तो आप बोलोगे सर अगर टोटल कैपेसिटी 40 थी, टोटल मिक्सर 40 था, तो 10 निकाल लिया, तो आपने 1/4 निकाल लिया, तो कितना मिक्सर बच गया? तो सर मिक्सर बच गया 1 - 1/4, 3/4 बच गया। तो यहां पर मिल्क और वाटर में, मिल्क और वाटर अच्छे से मिल जाते हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि ऊपर सिर्फ मिल्क था नीचे पानी था, ऊपर सिर्फ पानी था नीचे मिल्क था, ऐसे नहीं मानेंगे हम इन क्वेश्चन में, ठीक है। नहीं तो हो सकता है ना, आप बोलो ऊपर से निकाल लिया, दूध दूध निकल गया, पानी पानी निकल गया, ऐसे नहीं मानेंगे, ठीक है। तो ध्यान से मेरी बात समझो, ये समझने की जरूरत है आपको। 3/4 मिक्सर बच गया, तो पहले जितना भी दूध था, पहले दूध मान लो m लीटर था, तो दूध भी 3/4 हो गया होगा पहले के कंपैरिजन में, और वाटर भी पहले के कंपैरिजन में 3/4 हो गया होगा। जब आपने पूरे मिक्सर में से 1/4 निकाल लिया, तो वापस में से मिले हुए हैं, तो जितना भी दूध पड़ा था, पूरा मिक्सर 1/4 निकाला, तो जितना भी दूध था उसका भी 1/4 निकल गया, जितना भी पानी था उसका भी 1/4 चला गया, तो जितने भी पहले थे उसके कंपैरिजन में 3/4 पड़े रह गए, ठीक है। तो इसी के ऊपर बेस्ड कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है। अब ध्यान से सुनिएगा, इसी को एक स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं, उस क्वेश्चन में तो यही यूज होएगा जो हम करेंगे, बट एक और कंसेप्ट रिवाइज करवा देता हूं। वैसे बोलेगा कि 10 लीटर मिक्सर हमने निकाला और 10 लीटर पानी डाल दिया, फिर 10 लीटर मिक्सर निकाला और 10 लीटर पानी डाल दिया, फिर 10 लीटर मिक्सर निकाला और 10 लीटर पानी डाल दिया। या फिर ऐसे करो, पहले 10 लीटर मिक्सर निकाला और 10 लीटर पानी डाल दिया, फिर 20 लीटर मिक्सर निकाला और 20 लीटर पानी डाल दिया, फिर 30 लीटर मिक्सर निकाला और 30 लीटर पानी डाल दिया। तो बार बार वो पानी डाल रहा है। तो आपने क्या देखना है, देखो जब उसने मिक्सर निकाला तो दूध और पानी दोनों कम हुए। जी अगर उसने 10 लीटर मिक्सर निकाला है तो दूध भी 1/4 कम होकर 3/4 रह गया, पानी भी 3/4 रह गया, ठीक है। फिर उसने पानी डाल दिया, पानी डाल दिया तो पानी तो बढ़ गया, बट दूध तो उतना ही रहा, जो कम हो गया था उतना ही रह गया। तो अगर वो ये बोले कि स्टार्टिंग में जो मिल्क था दैट वाज, कुछ भी मैं मान लेता हूं कि स्टार्टिंग में जो दूध था वो 28 लीटर था, तो ये 3 काम करने के बाद दूध कितना बच गया, तो मैं क्या बोलूंगा, अच्छा स्टार्टिंग में 28 लीटर था, तो जब तुमने 1/4 निकाला तो दूध बच गया 3/4। यहां पर कई बच्चों के मन में कन्फ्यूजन आता है कि बाद में उसने पानी डाल दिया, ये कर दिया। फिर से बताता हूं, देखो 1/4 मिक्सर निकालते ही दूध भी 1/4 निकल गया, पानी भी 1/4 निकल गया, ठीक है। बट पानी उसमें बाद में डाल दिया, पानी के अंदर चेंजेस आ गए, बट मैं तो दूध में इंटरेस्टेड हूं। दूध तो उसने डाला नहीं, तो दूध तो 3/4 हो चुका था, 3/4 ही रह गया। अब दूध इतना ही है इसमें। फिर भाई ने क्या किया, 20 मिक्सर निकाल लिया, 20 लीटर हाफ निकाल लिया। अब जितना भी दूध है, जितना भी पानी है, उसमें से आधा दूध बाहर आ जाएगा, आधा पानी आ जाएगा, और आधा दूध बच जाएगा, आधा पानी बच जाएगा। तो दूध तो इतना ही था ये काम करने से पहले, तो दूध तो मैं फोकस कर रहा हूं बच कितना जाएगा पे, बच जाएगा पे, ये काम करने के बाद इतना बच जाएगा। फिर उसने 30 लीटर निकाल लिया, 3/4 मिक्सर निकाल लिया, तो हर एक चीज का 3/4 हिस्सा बाहर आ जाएगा, हर एक चीज का 1/4 बच जाएगा। दूध तो वापस डाल नहीं रहे, तो दूध बेचारा फिर 1/4 बच जाएगा, ठीक क्लियर। तो एंड में दूध इतना हो जाएगा। ये चीज आप एक्चुअल वैल्यू पर भी लगा सकते हो, दूध 28 लीटर था तो इतना रह जाएगा। ये आप परसेंटेज पर भी लगा सकते हो, दूध की परसेंटेज स्टार्टिंग में गिवन होती, एंड में परसेंटेज पूछी होती, उस पर भी लगा सकते हो, ठीक। अब करें इस काम को, चलो ये एक टिपिकल सा क्वेश्चन है, तो इससे डरना नहीं है। ये टाइम टेकिंग है, डेफिनेटली टाइम टेकिंग है, दिमाग टेकिंग भी है। ये नहीं कि मुश्किल है होगा नहीं टाइप से, एग्जाम में दिक्कत देने वाला पर्सन है। इन ए मिक्सर क्वांटिटी ऑफ कोकोनट ऑयल इज 60% ऑफ दैट ऑफ ओलिव ऑयल। तो जो कोकोनट ऑयल है वो ओलिव ऑयल का 60% है, यानी कि अगर ये 100 है तो ये 60 है। अगर मैं काट दूं, ये 3 है तो ये 5 है, इनका रेशियो मिल गया, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि 8 लीटर मिक्सर इज रिप्लेस्ड विद सेम क्वांटिटी ऑफ कोकोनट ऑयल,
ठीक है, जैसे मैंने अगर फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन किया तो मैं क्या कर रहा था कि अच्छा जी कोकोनट ऑयल तो 60% है टोटल, या फिर 60% नहीं, 3/8 है। कोकोनट ऑयल कितना है, 8 में से 3, और उसने कोकोनट ऑयल ही ऐड किया है, तो पूरे का पूरा कोकोनट ऑयल ऐड किया है, तो फाइनली कितना कोकोनट ऑयल हो गया। मैं सोचा वो दिया होगा, देखा कि फ्रैक्शन में तो नहीं दिया है, टोटल मिक्सर मुझे पता नहीं है। ऐसे कई बार होता है कि आप अलग रास्ते पर चले गए, आगे क्वेश्चन पढ़ के देखा वो नहीं है, तो ये नॉर्मल है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ बस। ठीक है, चलिए अब करते हैं। तो इसने क्या किया, 8 लीटर मिक्सर निकाला और उसको कोकोनट ऑयल से रिप्लेस कर दिया, तो अब बोल रहे हैं कि कोकोनट ऑयल 11 लीटर हो गया। तो मेरे को टिपिकली करना पड़ेगा ऐसे कि 3x लीटर कोकोनट ऑयल था, 5x लीटर ऑलिव ऑयल था। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जब इसने 8 लीटर निकाला और फिर बाद में कोकोनट ऑयल से रिप्लेस किया तो 11 लीटर हो गया। ठीक है, तो इसने जब 8 लीटर मिक्सर निकाला है तो दोनों चीज़ें कम हो गई। मिक्सर निकालेगा तो कुछ इसका पोर्शन भी जाएगा, कुछ इसका पोर्शन भी जाएगा। जी हाँ, फिर इसने बाद में 8 लीटर कोकोनट ऑयल डाला, तो बाद में 8 लीटर कोकोनट ऑयल डाला और वो 11 लीटर हो गया। तो स्टार्टिंग में निकालने के बाद कितना रह गया था कोकोनट ऑयल पता नहीं, निकाला तो कुछ कोकोनट ऑयल बचा, उसमें 8 लीटर कोकोनट ऑयल डाल दिया, टोटल 11 हो गया। तो वो यहाँ पर लिखना है। तो कितना रह गया था, तो भैया पहले ये काम करने से पहले तो कोकोनट ऑयल था 3x। रह कितना गया था, ये उतना रह जाता है जितना फ्रैक्शन टोटल मिक्सर रह जाता है। तो टोटल मिक्सर है दोस्त 8x, उस 8x में से आपने कितना निकाल लिया, 8 लीटर। तो 8x में से 8 लीटर निकाल लिया तो बच कितना गया, 8x माइनस 8 आउट ऑफ 8x। ये मैं क्या लिख रहा हूं, ये मैं लिख रहा हूं कि 40 लीटर मिक्सर में से 10 लीटर निकाल लिया, तो 40 माइनस 10 बटे में 40, कि 40 माइनस 10 30 लीटर मिक्सर बच गया 40 में से। तो ये फ्रैक्शन, इतने फ्रैक्शन मिक्सर बच गया, वही फ्रैक्शन लिख रहा हूं। इसको सोल्व कर लो, उत्तर आ जाएगा। कर ले। अच्छा, मतलब ये 8x ही था क्या, ये 3x था यार, मैं सोच रहा। x से x कट जाएगा, 8 उधर जाकर हो जाएगा जी 3 के, 3 से 3 काट दूं, है इधर गुणा में है, 3 से 3 काट दिया, 1 पर चला गया, तो 8x माइनस 8, ये 8 उधर ऊपर चला जाएगा, 8 तो 8 उधर चला गया, 8 और 8 16, तो x इज इक्वल टू 2। यानी कि पहले 6 लीटर कोकोनट ऑयल था और 10 लीटर ऑलिव ऑयल था। उसने क्या पूछा है कि पहले जैतून यानी कि ऑलिव ऑयल कितना था, 10 लीटर था। ऑप्शन डी। ठीक है, अगला जो स्किप किया था, द अगला क्वेश्चन विच वी स्किप, ये देखो, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 क्विंटल ऑफ व्हीट इस 15/16 टाइम्स ऑफ द सेलिंग प्राइस। तो सिंपली ये बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस इतने गुना है। तो कोई भी चीज़ कितने गुना हो गई पता लगता है फाइनल बाय इनिशियल, या फिर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का कितने गुना है, ऐसे पता चलता है। 6 जो है वो 3 का कितने गुना है सर, 2 गुना। कैसे पता चलेगा, 6 को 3 से भाग देने पर। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का कितने गुना है पता चलेगा, कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस से भाग देने पर। अगर कॉस्ट प्राइस 15 है तो सेलिंग प्राइस 16 है, सिंपली ऐसे बोल रही है। ठीक है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 क्विंटल ऑफ व्हीट इज डिक्रीज्ड बाई, अब ये 9 क्विंटल डाल रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 9 क्विंटल का कॉस्ट प्राइस, 9 क्विंटल का सेलिंग प्राइस, यानी कि सेम क्वांटिटी का कॉस्ट प्राइस, सेम क्वांटिटी का सेलिंग प्राइस, तो हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो मिल गया। अब ये बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस को 25% घटा दिया, सेलिंग प्राइस को 15% घटा दिया, तो प्रॉफिट अर्नड कितना होगा। तो प्रॉफिट पता लगता है हमें सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के रेशियो से, कि 15 में खरीद कर 16 में बेच दिया। सेलिंग प्राइस के साथ उसने क्या किया, कॉस्ट प्राइस 25% घटा दिया, तो कॉस्ट प्राइस को 25% घटाना यानी कि 75% कर देना, यानी कि 3/4 कर देना। तो कॉस्ट प्राइस को मैंने कर दिया 3/4। सेलिंग प्राइस को 15% घटा दिया, यानी कि 85% कर दिया, यानी कि 85/100, 17/20 गुणा कर दिया मैंने भी। तो उसने जो चेंज लाए वो मैंने भी ला दिए। अब देख लेते हैं इनका असर क्या होता है। 4 चौके 16, 4 5 20, कटेगा क्या, ये नहीं कट रहा, एग्जामिनर है ही गंदा। 4 चौके 16, 17 छिक्के 102,
10, 17 एकम 17 और 10 27, 5 3 15, 225। ठीक, कितने का फ़ायदा हो रहा है भाई यहाँ पर? 12 में 5 गए 7, 6 में 2 गए 4, तो इतने पर इसका 10% है 22, तो 22 दूनी 44, 20% से थोड़ा सा ज़्यादा है। इतना भी ज़्यादा नहीं है कि 29 हो जाए, वो तो 30% के करीब हो गया है ना। तो ये उत्तर हो जाएगा। इसे फिर भी डाउट हो रहा है ना, देख लेते हैं। इसका 20% हो जाएगा 45, और इसका 1% है 2.25। हाँ ये उतना ही है, अप्रोक्सीमेटली 21। ठीक है, तो भाई सारे क्वेश्चन हो गए। अभी आपने क्या करना है, अपना फीडबैक ज़रूर देना है आपने, ठीक, कि कैसी लगी आपको ये वीडियो। और इन मॉक टेस्ट का एक ही उद्देश्य है कि आपको जो आप एग्ज़ाम में रियल में जो चीज़ ज़रूरत है उसकी प्रैक्टिस हो जाए। क्या चीज़ ज़रूरत है कि क्वेश्चन को हम पढ़ें, समझें आराम से, और उसके बाद फास्ट डिसाइड करें। ये काम स्लो नहीं करना, कामली करना है, और ये काम फास्ट करना है। फास्ट का मतलब ये नहीं कि गलत डिसीजन ले लें, राइट डिसीजन लें। और टेंशन मतलब कैसी भी शिफ्ट आए, ये काम बढ़िया कर लिया तो आपने जितनी तैयारी करी है उसके हिसाब से ऑप्टिमम मार्क्स आ जाएंगे, बेस्ट मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल। अगली वीडियो के अंदर मिलता हूँ भाई। बाय बाय, टेक केयर।